ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल या इस तरह के आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनते कारोबारी बिजनेसमैन। तो भारत अभूतपूर्व औद्योगिक कायापलट के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन की यह बयार देश के आर्थिक विकास और सामाजिक लोकाचार को परिभाषित करेंगी। और करीब आप देखेंगे कि 24.7 लाख उद्यमियों की इस विशाल परिवार ने वित्त वर्ष 2023 में 8.8 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर के विस्मयकारी लेन देन के स्तर को छुआ है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में संघर्ष करने वाले बड़े व्यवसायों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्यमों तक व्यवसाय पारंपरिक कीर्तिमानों को फिर से परिभाषित कर रहे हैं और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्यम की यह लहर केवल एक सांख्यिकी घटना नहीं, बल्कि नवाचार और महत्वाकांक्षा की अदम्य भावना का प्रतिबिंब है, जो भारतीय समाज के हर तबके में व्याप्त है। फिर भी विडंबना यह है कि जैसे जैसे ये उद्यमी देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वे हमलों का सामना कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि रचनात्मक आलोचना प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार को बढ़ावा देते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, उद्यमियों को अपने मानकों को बढ़ाने और मूल्य प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन से प्रेरित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बेहतर उत्पादों, सेवाओं और अंततः अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकती है। हालांकि आलोचना जब स्वस्थ और भली मंशा से ना की जाए तो वह केवल नकारात्मकता को बढ़ाती है। हमारे सार्वजनिक विमर्श में कुछ तबकों द्वारा अक्सर ऐसा किया जाने लगा है। वेल्थ क्रिएटर्स यानी संपदा सृजन करने वालों को अनावश्यक रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। उद्यमियों को अपनी राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनाया जा रहा है और नवाचार और कड़ी मेहनत के माध्यम से अर्जित सफलता का जश्न मनाने के लिए सामाजिक आख्यान को बदलने की आवश्यकता इस समय कहीं अधिक महसूस हो रही है। आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए उद्यमशीलता के प्रयासों का समर्थन करने वाली संस्कृति को अपनाना महत्वपूर्ण है। हमारे पाठ्यक्रम में व्यापक उद्यमिता शिक्षा की अनुपस्थिति के कारण कई लोग व्यवसायिक उपक्रमों की चुनौतियों और योगदानों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। एक उद्यमी तमाम मुश्किल पड़ावों को पार कर सफलता के गंतव्य तक पहुंचता है। युवा उद्यमियों का ही उदाहरण ले लें तो कभी कभी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करने के बजाय उनकी उम्र के कारण उन्हें खारिज कर दिया जाता है। और इसी तरह आप देखिए, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह विशिष्ट पृष्ठभूमि के चलते भी उद्यमियों को भेदभाव झेलना पड़ सकता है, जबकि लैंगिक पूर्वाग्रह महिला उद्यमियों के लिए एक बाधा बनी हुई है और जिन्हें अपने लिए मुकाम बनाने में और परिश्रम करना पड़ता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारोबारी हस्तांतरण को भाई भतीजावाद के आरोप झेलने पड़ते हैं, जबकि ऐसा करते हुए विरासत व संचित ज्ञान के महत्व को अनदेखा कर दिया जाता है। अनुचित आलोचना के प्रभाव बहुत गहरे और दूरगामी होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ही देखें तो इससे कारोबारी प्रवर्तकों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि उन्हें शारीरिक रूप से बदनामी झेलनी पड़ती है या उनके कर्मचारियों तक फैलता है, और जिससे उनका मनोबल गिरता है और उत्पादकता घटती है। नवाचार को हतोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जब जोखिम लेने वालों को सामाजिक रूप से दंडित किया जाता है तो यह रचनात्मक और प्रगति को रोकता है। नकारात्मकता से भरे माहौल में निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है। घरेलू और विदेशी दोनों तरह की पूंजी स्थिर और अनुकूल परिस्थितियों को प्राथमिकता देती है। अनुचित आलोचना अस्थिरता को बढ़ाकर निवेशक बिरादरी का भरोसा तोड़ती है, जो आर्थिक विकास की गति को कुंद करता है। प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने से अधिक टिकाऊ और समावेशी विकास हो सकता है। आर्थिक विकास को गति देने में उद्यमशीलता की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने पारंपरिक समाजवादी उन्मुख नीतियों से धीरे धीरे अधिक बाजार हितैषी रणनीतियों की ओर रुख किया है। यह महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उद्यमियों को सशक्त बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक गहराई से जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे आप देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना कर रियायतों, नियमों को सरल बनाने और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर एक अनुकूल तंत्र के निर्माण में सहायक बनी है।
और इसी तरह मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अपनी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार असाधारण योगदान को मान्यता और सम्मान देकर और नवाचार एवं उत्कृष्टता की राष्ट्रव्यापी संस्कृति को बढ़ावा देकर इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इन प्रयासों के बावजूद उद्यमियों को अनुचित आलोचना से बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसके साथ ही जवाबदेही भी बनाए रखनी है। उद्यमियों को नैतिक प्रथाओं, पारदर्शिता और सामाजिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। साथ ही वे आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए मान्यता एवं सम्मान के हकदार हैं। खुले संवाद को प्रोत्साहित करना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और उद्यमिता शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रम में शामिल करना समझ के स्तर पर बनी खाई को पाटने में मददगार हो सकते हैं। और आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार का जश्न मनाने वाली और उद्यमशीलता का सम्मान करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। सरकार, मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों और समाज का सामूहिक प्रयास ऐसा माहौल बनाने के लिए आवश्यक है जहां आलोचना प्रगति में बाधा बनने के बजाय सुधार के साधन के रूप में काम करे। लेखक XLRI जमशेदपुर में वित्त के प्रोफेसर और भाजपा नेता है गौरव वल्लभ, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। पहले ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ये अलग माहौल वाले विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में सीटों के बंटवारे पर जो खींचतान हुई उससे INDI की एकाकी पोल ही खुली है। देखिए, इस समय आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए और झारखंड में 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और देखिए, विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और इस चुनाव की देखभाल कौन करता है, कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो राजनीति की बातें हो रही हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। अगर राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ। याद देखिए, ऊर्जा, स्वबुद्धि और आत्मबल। मानव जीवन जटिलताओं से परिपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति, बुद्धि और प्रवृत्तियां विलक्षण होती हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने पथ का चयन स्वयं करे, क्योंकि आत्म परिचय की गहनता किसी अन्य द्वारा संपूर्णता समझना संभव नहीं है। जब हम परायों के परामर्श और अनुभूतियों पर निर्भर होते हैं तो हम आत्म विस्मृति के पास में बंध जाते हैं और समाज और परिवेश की अपेक्षाओं से प्रभावित होकर लिया गया कोई भी निर्णय हमारी आंतरिक चेतना और प्रकृति के अनुरूप नहीं होता है। ऐसा पथ जो केवल बाह्य प्रेरणाओं पर आधारित हो, मनोवांछित सुख और संतोष नहीं प्रदान कर सकता। व्यक्ति को अपनी स्वबुद्धि और आत्मबल के आधार पर अपने लक्ष्य और दिशा का निर्धारण करना चाहिए। ये आप देखिए, स्वपथ का चयन आत्मशक्ति और स्वावलंबन को उत्प्रेरित करता है। और जब हम स्वयं अपने निर्णयों का भार वहन करते हैं तो हमारा आत्मबल और धैर्य विकसित होता है। इस प्रक्रिया में त्रुटियां भी स्वाभाविक हैं, परंतु उन्हीं त्रुटियों से हमें जीवन की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक विफलता हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करती है। स्व निर्णय का पथ हमें आत्मविश्वास की ओर अग्रसर करता है। और आप देखते हैं कि किसी भी पथ का चयन करते समय अपने अंतर्मन की वाणी और विवेक की शक्ति का आप देखते हैं कि शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। यद्यपि समाज व परिवार से प्राप्त परामर्श मूल्यवान हो सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति और अनुभवों के आधार पर ही होना चाहिए। आत्मनिर्भर से उत्पन्न स्वाधीनता व्यक्ति के जीवन को गरिमा और संप्रभुता प्रदान करती है। यह न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी उसे सशक्त बनाती है। स्वयं के निर्णयों से अर्जित सफलता या फिर असफलता जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है और आपको अपने विषय में आपसे विशिष्ट और कोई नहीं जान सकता है। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि अपने आप से मिलते रहा करिएगा, अपने आप को टाइम दिया करिएगा।
और जब आप देखते हैं कोई पेपर देकर आते हैं और कोई भी काम करते हैं, तो आप देखिए उसमें अगर कुछ सफलता नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर आप लोग अपना एनालिसिस करें ना, विश्लेषण करें ना, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कहाँ कमियां हैं, उनको किस तरह से सुधार कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आपकी अगर समस्या है तो आप ही उनका बेहतर समाधान निकाल सकते हैं, आप बेहतर उनके बारे में जान सकते हैं। थोड़ा अपने आप से मिला करिएगा, योगा किया करिएगा, एकांत में रहा करिएगा। चीन से संबंध सुधार, ये आप देखते हैं कि रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य होने की संभावना बढ़ अवश्य गई है, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि बीते 4 वर्षों में चीन ने अपनी हरकतों से भारत का भरोसा खोने का काम किया है। भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच करीब 5 वर्षों के बाद विस्तार से वार्ता इसलिए हो सकी क्योंकि चीन देपसांग और डेमचौक से अपनी सेनाएं पीछे हटाने और सीमा पर निगरानी की पहली वाली स्थिति बहाल करने पर सहमत हुआ है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस पर जोर दिया कि सीमा पर शांति रहनी चाहिए, आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ एक दूसरे की संवेदनशीलता का सम्मान किया जाना चाहिए। यह कहना आवश्यक था क्योंकि चीन यह तो चाहता है भारत उसके हितों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते, लेकिन खुद उसकी ओर से भारत की संवेदनशीलता की परवाह नहीं की जाती है। और अब देखिए इसका प्रमाण यह है कि वह कभी कश्मीर तो कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर मनगढ़ंत दावे करता रहता है। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि चीन किस तरह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मुहर्रे की तरह इस्तेमाल करता है और इस क्रम में वह पाकिस्तान के उन आतंकियों का संयुक्त राष्ट्र में बचाव तक करता है जो भारत के लिए खतरा है। और ऐसे में भारत का उसके प्रति सशंकित रहना स्वाभाविक है और हम लोग पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते हैं कब क्या कर जाए वो। यह ठीक है कि रूस में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि भी शीघ्र मिलेंगे और इस मेल मुलाकात में विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसा पहले भी हो चुका है। अब चीन को यह आभास कराया जाना चाहिए कि उसने पहले गलवान और फिर अन्य स्थानों पर नियंत्रण रेखा में यथास्थिति बदलने के जो प्रयत्न किए, उसने ही दोनों देशों के संबंधों को पटरी से उतारने का काम किया। इसके लिए चीन अपने अलावा किसी को दोष नहीं दे सकता है। भारत को चीन से संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ने के पहले इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं वह फिर से वैसी हरकत तो नहीं करेगा जैसे डोकलाम, गलवान, देपसांग आदि में किए। यह ध्यान रहे कि अतीत में चीन ने अपने अतिक्रमणकारी रवैये को तभी छोड़ा है जब भारत ने यह जताने में संकोच नहीं किया कि वह बहुपक्षीय सहयोग के ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों को अपेक्षित महत्व देने से इनकार कर सकता है। इस बार चीन इसलिए भी झुका क्योंकि उसे यह आभास हुआ कि भारत का सहयोग उसके आर्थिक हितों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। निसंदेह संबंध सामान्य होने से चीन के आर्थिक हित सधेंगे, लेकिन भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। देखिए अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो क्योंकि अभी आप देखें कहां रूस में आप देखते हैं कि इसका सम्मेलन हुआ है। तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। इसमें अब आप देखते हैं कि टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं। इसमें आप देखते हैं कि आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये रूस आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। एससीओ का उल्लेख भी हुआ है, एससीओ के बारे में याद रखिएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर हैं। पुलिस के कलंक, यह चिंता की बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पूरे देश में सराहना हो रही है, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ पा रही है। कानपुर में 2 दरोगाओं का कृत्य तो हैरान करने वाला है। चोरों पर मोर पड़ जाने की कहावत को चरितार्थ करता है। इन दरोगाओं ने शराब की मदद से 25 लाख रुपए के जेवरात तो चोरी से हड़पे ही, चोर से 1 लाख रुपए अलग से वसूले हैं। ऐसे ही एक दूसरे मामले में दरोगा ने मोमबत्ती के एक व्यापारी से 50,000 रुपए वसूल लिए। अब अधिकारियों ने 2 दरोगाओं की गिरफ्तारी और थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों का निलंबन कर महकमे की छवि बचाने की कोशिश की है। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि जिन्हें अपराध रोकने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाता है, वह स्वयं ही अपराधियों जैसा आचरण क्यों करने लगते हैं? जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक क्यों बन जाते हैं?
कानपुर के ये दोनों प्रकरण तो उदाहरण के तौर पर हैं। इस तरह के ना जाने कितने मामले हर जिले में सामने आते रहे हैं। और थानों में तैनात पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है जिसका इलाज करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन रोग बढ़ता ही जा रहा है। और आप देखते हैं कि ऐसा नहीं कि पुलिस महकमे में तैनात हर कर्मी भ्रष्ट है, लेकिन कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। विशेष तौर पर थानों की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अधिकारियों ने कुछ माह पहले बलिया के नरही थाने में हर माह 1.5 करोड़ रुपए की वसूली का राजपास किया था। आगरा में अभियान चलाकर 2 दिन के भीतर 12 दरोगा, 6 मुंशी सहित 56 दागी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। देखा जा रहा है कि प्रदेश के हर जिले में इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि थानों में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता, इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश से देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से लगती है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। खत्म हो बाल विवाह कुप्रथा। अभी आप देखते हैं कि बाल विवाह होते रहते हैं, कई जगह से खबरें आती रहती हैं, कई राज्यों से खबरें आती रहती हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता है। बाल विवाह के कारण अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार छिन जाता है। नाबालिगों की जबरन और कम उम्र में शादी करना उनकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। कई जातियां हैं हमारे समाज में जिनमें आप देखते हैं कि जन्म लेते ही शादियां तय कर दी जाती हैं। ये आप लोगों को मालूम है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यह बच्चों की स्वतंत्रता, पसंद, आत्मनिर्णय और बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करता है। इससे दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह कुप्रथा को खत्म करने के लिए केंद्र, राज्यों और जिला प्रशासन, पंचायतों और न्यायपालिका को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही सजा से बचने के लिए बच्चों की सगाई करने की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत बताई है। अदालत के दिशा निर्देशानुसार आम लोगों में इसको जरूर जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए और आप देखते हैं कि हर समुदाय के लिए अलग तरीके अपनाए जाएं। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2019 से 21 के 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बाल विवाह के जो आंकड़े दिए गए हैं, उनके मुताबिक 23.3% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई है, जबकि 17.7% लड़कों की शादी 21 वर्ष से कम आयु में हुई है। देखिए, कानूनी उम्र शादी की 18 साल और 21 साल रखी गई। 18 साल लड़की के लिए, 21 साल लड़के के लिए। और आप देखेंगे कि ये आंकड़े 20 से 24 वर्ष की लड़कियों और 25 से आप देखें 29 वर्ष के लड़कों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना है। इससे कानून में लड़कों, या आप देखेंगे लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई है और इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। और बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार, समाज और देश पर भी पड़ता है। इससे लड़कियां, या आप देखें कि इससे लड़कियों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव देखते हैं कि पड़ता है। बाल विवाह कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है और आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीबी की ओर धकेलता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर लिया गया फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। सरकार के साथ बच्चों के अधिकारों व उनकी भलाई के लिए समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और इसके तहत स्वास्थ्य खतरे व सामाजिक आर्थिक परिणामों की भी जानकारी दी जाए ताकि सभी बच्चों को सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर मिल सके। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दिया करिएगा, आप लोग बताया करिएगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये भारत चीन LAC पर जो समझौता हुआ है ना, समझौते का स्वागत हो, सजगता भी रहे कायम। अब आप देखिए चेतावनी भी दी जा रही है कि चाइना से थोड़ा सजग हमें रहना चाहिए और इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। मंगलवार यानी कि 22 अक्टूबर से रूस के कजान में शुरू हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग व्यवस्था संबंधी जो समझौता हुआ था वह उम्मीदों के मुताबिक सही दिशा में बढ़ रहा है।
पेट्रोलिंग कहने का मतलब है कि हमारी सेना के जवानों की आवाजाही की बात हो रही है। अगले एक हफ्ते के भीतर भारत और चीन दोनों की सेनाएं 2020 में हुए गलवान घाटी टकराव से पहले की स्थिति में चली जाएंगी। चूंकि चीन इतिहास में कई बार समझौते करके भी पीछे लौटने की हरकत करता रहा है, इस वजह से भारत इस बार पूरी तरह से सतर्क था और तब तक पुरानी पेट्रोलिंग व्यवस्था की अपनी मांग को लेकर अड़िग रहा रहेगा जब तक कि चीन इसे व्यवहारिक तौर पर शुरू नहीं कर देता है। वैसे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन और भारत की कूटनीतिक एवं सैन्य स्तर पर करीबी बातचीत जारी है। उम्मीद की जा रही है कि लद्दाख क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। और दरअसल आप देखेंगे यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं उनके कारण शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व एक बार फिर से दो खेमों में विभाजित होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी हैं जो यूक्रेन व इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। दूसरी ओर आप देखिए रूस, चीन, ईरान का त्रिकोण है जो पश्चिम का विरोध कर रहा है। भारत इन दोनों खेमों के बीच फिलहाल सेतु के रूप में है, लेकिन दोनों ही खेमे उसे अपने अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि भारत का चीन से सीधा सीमा विवाद चल रहा था, इसलिए उसके लिए एक खेमे का सदस्य बनना संभव नहीं था। चीन ने सीमा विवाद को हल करके भारत को प्रलोभन अवश्य दिया है, लेकिन सवाल यह है कि चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। फिलहाल आप देखिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी समूह बनकर न रह जाए। क्वाड, आकस और रूस चीन नो लिमिट्स पार्टनरशिप, यूक्रेन युद्ध और ईरान का ब्रिक्स सदस्य बनने के बाद यह दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स को पश्चिम के विरोध में खड़ा किया जाए। हालांकि ब्रिक्स के गठन का आधार ही पश्चिम प्रभावित विश्व व्यवस्था को चुनौती देना था, लेकिन विस्तृत ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी बनने से बचना चाहिए। भारत के पास आप देखिए विशिष्ट अवसर है कि वह अपनी सेतु वाली स्थिति का प्रयोग ब्रिक्स के भविष्य को दिशा देने के लिए करे। वैसे भी भारत ने स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में संकोच नहीं किया। जैसा कि यूक्रेन रूस युद्ध में रूस पर पश्चिम की पाबंदी के बावजूद वह रूस से सस्ता तेल लेता रहा है। इस तरह दुनिया को बता दिया कि वह किसी एक खेमे का सदस्य नहीं है। नई दिल्ली के लिए जरूरी है कि वह चीन के साथ एलएसी समझौते को द्विपक्षीय मामला ही रखे, उसे अंतर्राष्ट्रीय खेमेबाजी की राजनीति का हिस्सा नहीं बनने दे। इस समझौते के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस सकारात्मक समझौते से दोनों पक्ष 2020 की स्थिति में वापस पहुंच गए और डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो गई और उनके अनुसार अब भारतीय सैनिक उसी तरह से पेट्रोलिंग कर सकेंगे जैसा वर्ष 2020 के गतिरोध से पहले करते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत व चीन के बीच संबंध निरंतर पिघलती बर्फ की पतली परत पर टिके हुए थे। और पूर्वी लद्दाख में आप देखिए 2020 के घातक टकराव के बाद से दोनों पक्ष जबरदस्त सैन्य तैयारी में जुटे हुए थे, जैसा किसी भी पल जंग का बिगुल बज जाएगा। गतिरोध वाले क्षेत्रों में बफर जोन के बावजूद दोनों देशों ने अधिक फौज की तैनाती से अपनी अपनी किलेबंदी भी की हुई थी, जो चिंता का विषय थी। हालांकि आप देखिए भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन से संपर्क में रहा है, लेकिन 2020 से द्विपक्षीय वार्ता केवल डिसएंगेजमेंट तक ही सीमित रही है। अब जो यह कदम आगे बढ़ा है उस तक पहुंचने के लिए पिछले 53 माह में आप देखिए 20 चक्र से भी अधिक सैन्य वार्ताएं हुई हैं और इनके अतिरिक्त विदेश मामलों के अधिकारियों के बीच भी मल्टी लेवल की अनेक बैठकें हुई हैं। खासकर पिछले 2-3 माह में तो बैठकों का सिलसिला निरंतर चला है। सवाल यह है कि आखिरकार यह गतिरोध टूटा कैसे। यह सही है कि बीजिंग आक्रामक, जिद्दी, प्रतिद्वंदी है, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि समझौता करने के लिए वह अपनी घरेलू चुनौतियों से प्रभावित हुआ है, विशेषकर धीमी होती अर्थव्यवस्था और अत्यधिक सैन्यकृत सीमा को कायम रखने के खर्च से। बीजिंग की निगाह इस बात पर भी लगी हुई है कि नई दिल्ली के वॉशिंगटन से स्ट्रेटेजिक व सैन्य संबंध गहरे होते जा रहे हैं और रक्षा व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बीजिंग के दिमाग में आप देखते हैं कि यह भी है कि इस्लामाबाद भी वॉशिंगटन की तरफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन को कुंठित कर दिया है। चीन के प्रिय सीपीसी प्रोजेक्ट को गति न देकर अब चीनी वर्कर्स व इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित न करके, जो दोनों ही अतिवादी तत्वों का निशाना है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व दो खेमों में विभाजित होता जा रहा है। पश्चिम को चुनौती देने के लिए रूसी खेमे को भारत की जरूरत है और जिसके लिए आवश्यक था कि भारत व चीन के बीच सीमा का विवाद का हल निकले और इन दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो। और इधर आप देखिए नई दिल्ली में भी बीजिंग से समझौता करके वॉशिंगटन को संदेश देना चाहता था कि वह पन्नू और निज्जर कनाडा के जरिए की बुनियाद केस उछालकर उसे फॉर गारंटेड ना ले। एक और बात है, ये आप देखिए जनसंख्या हमारी चाइना से ज्यादा हो गई है, कई रिपोर्टें कह भी रही हैं
और दूसरी बात आप देखते हैं, एक बड़ा बाजार है हम लोग, और आपने देखा होगा कि कई हम लोगों ने चाइनीज सामानों को बैन किया। उसके बाद कई कंपनियों पर आप देखते हैं कि हम लोगों ने प्रतिबंध भी लगाया, उन पर छापे भी डले, उनकी जांच भी की गई, और बहुत सारे चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था, रोक लगाई गई थी, बैन लगाए गए थे। तो वो भी एक बार चाइना की चिंता तो थी। और कौन आप देखते हैं कि इतना बड़ा बाजार खोना चाहेगा? कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर उठते सवाल। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। लेकिन अब आप देखिए कि इस पर सवाल उठने लगे। ये जो भी फैसले लेता है, कोई उसके फैसले को मानता ही नहीं है। विश्व आज परिवर्तन के दौर से है। इस दौर में संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य की खोज के लिए एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। इस पर शांति का नोबेल पुरस्कार हिबाकुसा को मिला, और जिसकी मंशा है कि संपूर्ण विश्व परमाणु शस्त्र विहीन बन जाए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिले। विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार उत्पादक देश अमेरिका, रूस और चीन इस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। वीटो पावर इनके पास है, और जिनके पास वीटो पावर है, आप देखते हैं कि वही एक तरह से आप देखिए इस संगठन की बात नहीं मानते हैं। वीटो पावर इनके पास है। विश्व में अपनी बेहतर छवि बनाने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र ने अब तक किया है। विश्व शांति और एवं मानव अधिकारों के साथ सतत विकास के लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की कवायद, इन सब पर संयुक्त राष्ट्र इन्हीं देशों के चंदे से अपने हर वक्तव्य के साथ खड़ा होता है। पिछली सदी के अंतिम दशक में इराक में जो कोहराम मचा हुआ है, किसी से छुपा नहीं है। आज यूक्रेन और रूस के हालात हो या गाजा संकट हो, बेबस संयुक्त राष्ट्र केवल एक अपील एजेंसी बन गया है। अपील ही कर रहा है कि भैया ऐसा मत करिए, लेकिन कोई उसे मान नहीं रहा है। रूस कहाँ मान रहा है? चाइना कहाँ मानता है? अमेरिका कहाँ मानता है? इजराइल कहाँ मानता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र को लेकर उभरी नकारात्मक छवि को ठीक करने का उपाय संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के पास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। इस समय मानवाधिकारों के हनन, शरणार्थियों की समस्या और अनागरिक होने का संकट भी है। भूख, स्वास्थ्य और गरीबी से जूझती तीसरी दुनिया के लोग अपनी लाचारगी के लिए घूम रहे हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार में आप देखिए महिलाओं एवं शरणार्थियों के संकट, बांग्लादेश में तख्तापलट व असंतोष संयुक्त राष्ट्र के लिए भी है, क्योंकि उसने जो एमडीजी से एसडीजी 2030 की जो यात्रा तय करने का सोचा था, वह अब लक्ष्य से बहुत दूर जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र आप देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अब यह सोच रहा है कि चंदे देने से ना नुकुर करने वाले देश अपना वित्तीय पोषण करने से यदि हाथ पीछे कर लेंगे तो उसके साथ जुड़े मानव संसाधन का क्या होगा। इस समय संयुक्त राष्ट्र के सामने यह एक चुनौती है कि जलवायु परिवर्तन के लिए व्यापक सहयोग हो और सतत विकास लक्ष्य को हासिल किया जाए। लेकिन बहुत से देश सतत विकास लक्ष्य 2030 के लिए कोई व्यवस्थित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। वैसे आज बहुत ही सुनियोजित ढंग से विश्व में पृथ्वी की चिंता हो रही है, और वहीं दूसरी ओर युद्ध भी हो रहे हैं, हथियार निर्यात किए जा रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र कुछ करने की स्थिति में नहीं है। कई देशों की जब सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए पहल हुई तो कुछ वीटो देशों ने सहयोग करने को कहा, लेकिन भारत के पक्ष में स्वयं चीन ने कई बार वोट करने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र विस्तार की पहल भी नाकाम दिख रही है। आज जब आप देखिए विश्व में कई तरह की समस्याएं हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार आवश्यक हो गया है। यदि ऐसा हो जाए तो कई मामलों पर एकाधिकार वाली स्थिति को रोका जा सकता है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, इसमें आप देखते हैं कि 15 मेंबर हैं, जिनमें से 10 आपके अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। जो 5 स्थायी हैं, आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट हो गया। इनके पास विशेष पावर, वीटो पावर मिली हुई। कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो उन 5 को सहमत होना चाहिए। इनमें से एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। तो उसी की बात हो रही है। आज समस्या है कि 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उस समय की प्रतिबद्धताएं अब बहुत पीछे छूट गई हैं। वह समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए पुनरुत्थान के लिए समर्पित होकर शांति विकास की यात्रा के लिए था, और विकास की गतिशीलता को व्यापक पैमाने पर ले जाने की प्रतिबद्धता निजी हितों में भी देखी जा रही है। और ऐसे में आप देखिए संयुक्त राष्ट्र से निराश होती भारत और विश्व की आबादी इस बात की प्रतीक्षा कर रही है, हमारे लिए कब ऐसा पल आएगा जब संयुक्त राष्ट्र अपनी निष्ठा के साथ विश्व में शांति और सम्मान दिलाने में कामयाब हो सकेगा। एक बात यह तय है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया गया तो वह अपने लक्ष्य को हासिल करने से कोसों दूर रह जाएगा, और बुरी स्थिति अगर हो जाएगी किसकी, संयुक्त राष्ट्र की, अगर इसमें सुधार की बातें नहीं हुई। भारत को भी स्थायी मेंबर बनाने की मांग उठती रहती है। राजनीति में भाजपा का नवाचा पढ़ सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं।
मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की समीक्षा, ये आप लोग देख लीजिए। देश में जनगणना का कार्य पिछले लगभग 4 वर्षों से लंबित है। बीते कुछ समय से विपक्ष के कई नेताओं द्वारा जनगणना के साथ जातीय गणना भी करने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐसा किए जाने के संकेत भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि जातीय गणना के साथ आप देखिए मुस्लिम जातियों की भी जातीय गणना की जा सकती है। केंद्र सरकार यदि इस पर अमल करती है तो 2025 में पहली बार सामान्य जातीय गणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय की जातियों की भी गणना होगी। देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी और हर 10 साल में होती है ना। जाति आधारित जनगणना करने का मतलब है कि जातियों की किस जाति की संख्या कितनी है उनकी बात हो रही है। और 1931 में अंतिम बार आप देखते हैं कि आंकड़े जारी किए गए थे, उसके बाद नहीं किए गए। और आप देखते हैं केंद्र सरकार यदि इस पर अमल करती है तो 2025 में पहली बार सामान्य जातीय गणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय की जातियों की भी गणना होगी। वैसे इस मामले में एक विडंबना यह है कि जातीय गणना का सीधा संबंध विपक्षी पार्टियां आरक्षण की मांग से जोड़ती आ रही हैं। आरक्षण का मुद्दा भारत में समय समय पर उठता रहा है। आरक्षण खतरे में, इसे मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस सहित विपक्ष ने तमाम नैरेटिव गढ़े। ऐसे में यह भी समझा जाना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण कोटे में भारत की कई राज्य सरकारें सेंधमारी कर रही हैं। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां राज्य सरकारें संपूर्ण मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल करने का कोशिश कर रही हैं। यह भी कुछ प्रदेश सरकारों को ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को शामिल करने में सफलता भी मिल रही है। कुछ में कोटे के चलते मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने में कामयाबी नहीं मिली है। तुष्टीकरण, कुछ दिन पहले बंगाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा का जिक्र किया जिसमें सरकार द्वारा 78 ओबीसी जातियों में से 77 ओबीसी जातियां मुस्लिम बताई गई। जाहिर है कि यह ममता सरकार के फैसले से मुस्लिम जनसंख्या ओबीसी आरक्षण का हक मारती नजर आ रही है। वैसे फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। सत्ता पक्ष के अनुसार ओबीसी वोट बैंक के लिए ओबीसी गणना करने की मांग विपक्ष की कोरी राजनीति है, जबकि सच्चाई है कि विपक्ष द्वारा ओबीसी के हितों के पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण का उपयोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी जातियों की पहचान कर संविधान में उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया गया, लेकिन बंगाल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी की सूची में उसी दिन शामिल कर दिया गया जिस दिन उनका आवेदन आया था। यानी उनके पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया। और हमारे देश में आप देखिए बिना राजनीति के तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओबीसी आरक्षण तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है। दोहरेपन की बात यह है कि एससी एसटी और ओबीसी की बात करने वाले आईएनडीआई में शामिल कांग्रेस की तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार और ममता बनर्जी की सरकार मुस्लिम आरक्षण को ही बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज के असली हक को ही मार रही है। इन राज्यों में हिंदू ओबीसी के अधिकारों को छीनकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले भी बंगाल सरकार द्वारा 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया था। 2010 के बाद बंगाल में जारी अभी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ममता सरकार से जवाब मांगा और उसने किस आधार पर मुस्लिम जातियों को यह कोटा दिया। अन्य कई राज्यों की स्थिति, वहीं देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में ओबीसी को 30% आरक्षण दिया जाता है। इसके अंदर ही कुछ कोटा मुस्लिमों के लिए भी है। यहाँ के मुसलमानों को नौकरियों में 8%, उच्च शिक्षा में 10% का कोटा मिलता है। तमिलनाडु में भी मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। यह पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट बताती है कि इस कोटे में मुसलमानों की 95% जातियां शामिल हैं। इसी तरह बिहार में मुसलमानों की कुछ जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियां उपजातियों को 18% आरक्षण दिया जाता है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में 73% मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना गया है था। देश भर में आरक्षण के मामले को तूल पकड़ते हुए देख राजस्थान सरकार ने भी राज्य में दिए जा रहे मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। वही हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण मिल रहा है उस पर यहाँ की सरकार मौन साधे हुए। ऐसे में देश को इतिहास के वर्ष 1909 के उस कटु अध्याय को नहीं भूलना चाहिए जिसमें मार्ले मिल्टो अधिनियम के तहत विधान परिषद विधानसभाओं में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की शुरुआत की गई थी और जिससे अलगाववाद को जन्म देकर भारत विभाजन की नींव रखी गई थी। और देखिए आरक्षण हमारे देश में बड़ा विवादित मुद्दा है। इस पर जब भी आप लोग कहीं लिखते हैं, कुछ बोलते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट लिखा करिएगा, नेगेटिव पॉइंट लिखा करिएगा और एक अपनी राय भी बनाकर रखा करिएगा। एक तरफा इस पर मत बोल दिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा।
धन्यवाद।